नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है धातु एवं अधातु, और आज हम लोग धातु एवं अधातु के बारे में जानेंगे। धातु के गुणों के बारे में देखेंगे, अधातु के गुणों के बारे में देखेंगे, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में देखेंगे, भौतिक गुणों के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम धातु और अधातु में रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पर उनके अंतर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक धातु एवं अधातु। तो दोस्तों, हम लोग जानते क्या है कि तत्वों का स्थान हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह धातु के रूप में हो, चाहे वह अधातु के रूप में हो, या फिर उपधातु के रूप में हो। अगर हम बात करते हैं अगर हम तत्व की बात करते हैं तो वर्तमान में कुल 118 एलिमेंट ज्ञात हैं। 119 भी हैं बहुत सारी बुक में, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार वर्तमान में जो है वह 118 एलिमेंट हैं। इन तत्वों को यानी इन 118 को जो है उनमें अगर बात किया जाए तो हमारे 91 एलिमेंट जो है वह कहलाते हैं धातु। यानी कि धातुओं की संख्या कितनी है? 91। 20 हमारी जो है वह है अधातु, जिसे हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, और 7 हमारा जो है वह है उपधातु। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि तत्वों को जो है वह हमने 3 भागों में बांटा: धातु, अधातु और उपधातु। धातु की संख्या अगर पूछे तो 91, अधातु 20 और उपधातु की संख्या 7 है। टोटल एलिमेंट की संख्या हमने देखा कि 118 है। अब इन धातु में से कुछ महत्वपूर्ण धातु की चर्चा हम लोग करेंगे। ऐसे तो 91 धातु है, 91 मेटल्स हैं, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण मेटल्स हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर धातु की हम चर्चा करते हैं तो जैसे कि हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद जिंक, सोना, चांदी, तांबा, ईटीसी। ये सारे जो है हमारे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अधातु की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, फिर आपका हो गया हाइड्रोजन। तो ये सारे जो है वह मुख्य रूप से जो हमारे हैं वह क्या है? अधातु हैं। उपधातु की अगर हम बात करते हैं तो एंटीमनी, बोरोन, सिलिकॉन, पोलेनियम, टेलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 उपधातु हैं। तो ये सूची को आप मुख्य रूप से याद रखें। परीक्षाओं में इन सूची से ही जो मेन एलिमेंट, जो मेन मेटल्स हैं, मेन नॉन मेटल्स हैं, और जो उपधातु हैं 7, इनसे आप याद रखिए, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से
कौन सा उपधातु है। तो आप इस विकल्प को यदि याद रखते हैं तो आपको उपधातु को याद करने में काफ़ी आसान होंगे। इनसे हम एक ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। अगर एंटीमनी को हम देखते हैं तो एंटीमनी का पहला लेटर आप लिख लीजिए ए, बो का पहला लेटर आप लिख लीजिए बो, सो का पहला लेटर लिख लीजिए सो, जो पोलोनियम का पहला लेटर लिख लीजिए प, टिलेनियम का पहला लेटर लिख लीजिए ट, जर्मेनियम का पहला लेटर लिख लीजिए ज, और अर्सेनियम का लिख लीजिए अ। अब यहाँ से जो हमारा सूची बन जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, ए बॉस पट जाओ, ए बॉस पट जाओ। इस ट्रिक को आप याद रखिए। इस ट्रिक के माध्यम से आप दिए गए उपधातु को आसानी से अत्यधिक समय तक यानी कि लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला ए बॉस पट जाओ, यह ट्रिक है। ए से हमारा हो गया एंटोमनी, बो से हो गया बोरॉन, सो से सिलिकॉन, पो से पोलोनियम, टो से टिलेनियम, ज से जर्मेनियम, अ से आर्सेनिक। तो ये हमारे उपधातु को याद रखने की ट्रिक है। अब अगर हम बात करते हैं धातु की, तो धातु को भी हम याद कर सकते हैं जिसके लास्ट के दो अक्षर प्रोनाउंसियम में यम हो। क्या हो, यम हो, यानी कि IUM हो, वह साधारण तौर पे जो है धातु होते हैं। जिसके भी अंतिम का दो प्रोनाउंसिएशन यम हो वह क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ऐसा ही नहीं, आप बात को समझिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि जिसमें यम नहीं होगा वह धातु नहीं होगा, वह भी होगा। जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं कि जिंक, जिंक में यम नहीं है तो वह धातु नहीं है, धातु है। लेकिन वैसे तत्व जिसमें कि यम है प्रोनाउंसिएशन में अंतिम वाला, तो वह मुख्य रूप से धातु होगा ही होगा। अब इसमें से भी बहुत सारी चीज़ों को लैटिन वर्ड के अनुसार से, आप जैसे कि हम बात करते हैं चांदी, ठीक है, तो चांदी, या फिर हम बात करते हैं सोना, तो सोना का क्या होता है, लैटिन वर्ड ऑरम होता है। तो ऑरम यानी कि लास्ट में क्या आया, यम, तो हमारा सोना क्या हो गया, धातु हो गया। तो धातु को भी हम याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कि जिसके प्रोनाउंसिएशन में यम आए, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, ऑरम, ये सभी आए, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। अधातु को भी हम याद रख सकते हैं। कुछ अधातु को हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिसके भी अंत का प्रोनाउंसिएशन न हो, क्या हो, न, यानी कि एन, तो वह मुख्य रूप से अधातु होते हैं। जैसे कार्बन न, ऑक्सीजन न, आयोडीन न, क्लोरीन न, हाइड्रोजन न, सल्फर, ये आपको कुछ कुछ जो है वह याद करने होंगे, लेकिन कई सारे जो है इससे कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने सारे तो आप याद कर लिए सिर्फ एक लेटर पकड़ के कि जिसके अंत में प्रोनाउंसिएशन न आता हो वह हमारा अधातु कहलाएगा, जिसके अंत में प्रोनाउंसिएशन यम आता हो वह हमारा धातु कहलाएगा। और उपधातु के लिए ट्रिक तो बता दिया गया है, ए बॉस पट जाओ। तो यहाँ से हमने देखा धातु, अधातु और उपधातु के बारे में और उनके मुख्य मुख्य तत्व एलिमेंट को याद करने की ट्रिक। आप इससे बेहतर ट्रिक अगर आप बना के याद कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और उस ट्रिक को हमें कमेंट के माध्यम से हमें भी बताएं ताकि मैं भी उस ट्रिक को फॉलो करूं, ठीक है। अब हम देखेंगे बारी बारी से धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ठीक है, धातु एवं अधातु के रासायनिक और भौतिक गुण। तो चूंकि हमने प्रारंभ में ही कहा था कि हमारे जीवन में तत्वों की उपयोगिता काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वह धातु हो या अधातु हो। लेकिन आवर्त सारणी की बात किया जाए तो आवर्त सारणी में धातु वर्ग और अधातु वर्ग के बीच कोई भी स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक है। आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच कोई भी धातु और अधातु के वर्गों के बीच
कोई भी स्पष्ट रेखा निर्धारण नहीं किया गया। मतलब स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि इस वर्ग के एलिमेंट धातु हैं और इस वर्ग के एलिमेंट अधातु हैं। तो आवर्त सारणी में इसकी स्पष्टता नहीं की गई है, लेकिन कुछ हद तक ये किया गया है आवर्त सारणी में कि आवर्त सारणी में एक जिग जैग सिस्टम से, यानी कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखानुमा एक लाइन खींची गई है ब्लैक कलर से। आप सभी लोग अपने पास एक पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक टेबल का चार्ट रखिए और उस चार्ट को प्रतिदिन देखिए। तो इस तरीके से जिग जैग सिस्टम से एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची गई है और इस लाइन के बाईं तरफ की जो एलिमेंट है वह धातु कहा गया और जो दाईं तरफ के एलिमेंट है उसे अधातु कहा गया। ठीक है, यही एक सूक्ष्म तौर पे, छोटे तौर पे विभाजन रेखा को, इसी को जो लाइन है विभाजन रेखा को माना गया है। लेकिन अगर धातु और अधातु में हमको वर्गीकरण करना है तो कैसे करेंगे? तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक तत्व की कुछ विशिष्ट मौलिक गुण होते हैं। धातु के गुण, चाहे गुण की बात करें तो भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, धातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण सर्वथा अधातुओं से भिन्न होते हैं और इसी के आधार पर हम धातुओं और अधातुओं के वर्गीकरण करते हैं और धातु और अधातु को हम लोग पहचानते हैं। तो धातु और अधातु का वर्गीकरण का जो मेन है वह क्या है? तो वह है धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, पहले धातु के भौतिक गुण के बारे में, फिर उसके रासायनिक गुण के बारे में, फिर अधातु के भौतिक गुण के बारे में, फिर उसके रासायनिक गुण के बारे में, और फिर हम चर्चा करेंगे धातु और अधातु में अंतर भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों के आधार पर। तो चलिए अब हम देखते हैं धातुओं के, हेडिंग देते हैं हम धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुण। पीडीएफ आप सभी को दे दिया गया है, अब पीडीएफ में सारी बातें लिखा हुआ है, आप उससे समझ सकते हैं। तो धातुओं की भौतिक गुण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हम देखते हैं वह हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो इसमें हमें यही देखने को मिलता है कि धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह प्रायः 1, 2 एवं 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप याद रखिएगा कि धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या 1, 2 या 3 होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम Na एग्जाम्पल, इसकी परमाणु संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 11। और इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो ये होता है 2, 8, 1, 8, 2, 10, 1, 11। फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेते हैं मैग्नीशियम, Mg, और इसके परमाणु संख्या कितने होते हैं? 12, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 होते हैं। फिर तीसरा हम लेते हैं एल्यूमिनियम, इसकी परमाणु संख्या Al, इसकी संकेत Al, परमाणु संख्या 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और
एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह जो एलिमेंट है वह क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझें कि धातु के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षाओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 एवं 3 होते हैं। लेकिन कुछ इसके अपवाद की भी कहानी है। अपवाद की भी कहानी है। अपवाद का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन, यानी कि जो कि दिए गए नियम का पालन नहीं करता है। तो अपवाद की अगर हम बात करते तो इसके अपवाद हैं हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन एवं हीलियम इसके अपवाद हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इनकी परमाणु संख्या 1 होती है और इसके बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। हीलियम की बात करते हैं तो इसकी परमाणु संख्या 2 होती है और इसके बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होते हैं। तो इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन एवं हीलियम को धातु होना चाहिए, लेकिन यह धातु नहीं है, यह क्या है, अधातु है। तो ये इसके अपवाद में है कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। तो यह हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे विद्युत धनात्मक। दूसरा जो हम देखते हैं, दूसरा धातु का प्रॉपर्टीज क्या है कि सभी धातुएं जो होते हैं वह विद्युत धनात्मक होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि सभी धातुएं जो होते हैं वह क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक। अब यहाँ पे हम विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक को समझेंगे कि विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक क्या है। तो विद्युत धनात्मक वैसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकता है या दान कर सकता है, या अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को प्रदान कर सकता है, वह तत्व क्या कहलाते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। और वह तत्व जो किसी से इलेक्ट्रॉन को लेता है या जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, वह तत्व जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल कि आपने मुझसे 10 रुपये मांगे, ठीक है, और मैंने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है, ये मैं हूँ और ये आप हैं। आपने मुझसे 10 रुपये मांगे और मैंने आपको 10 रुपये दिए। तो मैं आपको 10 रुपये कब दे सकता हूँ, जबकि मेरे पास 10 रुपये रहेंगे तब ना। तो मेरे पास 10 रुपये हैं यानी कि मैं प्लस में हूँ, मेरे पास पैसे हैं यानी कि मैं प्लस में हूँ, और आपके पास पैसे नहीं हैं इसलिए हमसे मांग रहे हैं यानी कि आप माइनस में हैं। तो इसका मतलब जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन को वह विद्युत धनात्मक है, वह प्लस में है, और जो ले रहा है वह विद्युत ऋणात्मक है यानी कि वह निगेटिव है, एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सभी धातुएं जो होती है वह क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होती है, क्योंकि धातुएं जो है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती है। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट हमारा जो है वह है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि सभी धातुएं जो होते हैं वह आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। सभी धातुएं जो होते हैं वह क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या हुआ कि ये हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में हम मेलिएबल भी कहते हैं। तो आघात का मतलब होता है चोट करना, और वर्धनीय का मतलब होता है फैलना या विस्तार होना। तो चोट करने पर जब कोई विस्तार फैलता है तो वह घटना आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो आघात वर्धनीय कहने का मतलब कि सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती है,
क्योंकि अगर धातुओं को पीटा जाए तो यह फैलता है। क्या होता है? यह फैलता है। तो इसलिए सभी धातुएं जो है क्या होता है? आघात वर्धनीय होता है। जैसे कि अगर हम लोहा की जो चादर होते हैं उसे हम लोहा को पीट पीट कर बनाते हैं, तो लोहे के जो होते हैं उसे पीट करके हम चादर बनाते हैं। तो इस तरीके से लोहा क्या है? वह धातु है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टीज हो गए। दूसरे प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है कि सभी धातु जो होते हैं वह सभी धातुएं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि सभी धातुएं तन्य होते हैं। तन्य होते हैं। सभी धातुएं तन्य होते हैं। तन्य मतलब कि डक्टाइल होते हैं। तन्य का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को हम उसे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, वह हमारा तन्य कहलाता है। तो सभी धातुएं क्या होते हैं? वह तन्य होते हैं। जैसे अगर हम सर्वाधिक तन्य की बात करें तो सर्वाधिक तन्यता वाले, पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ से कि सर्वाधिक तन्यता वाले धातु कौन है? तो सर्वाधिक तन्यता वाले धातु जो है वह है सोना, फिर उसके बाद जो क्रम है वह चांदी है। यानी कि सोना की अगर हम बात करते हैं तो 1 ग्राम सोना से हम लगभग 2 किलोमीटर पतले तार बना सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि सोना कितनी तन्यता है, सोना में कितनी तन्यता पाई जाती है कि 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बना सकते हैं। तो सर्वाधिक तन्यता वाला धातु हमारा क्या हो गया? सोना हो गया। लेकिन यहाँ से आप याद रखिएगा कि सभी धातुओं में एक समान तन्यता नहीं पाए जाते हैं। कुछ धातुओं में अधिक तन्यता होती है तो कुछ धातुओं में कम तन्यता होते हैं। जैसे कि अगर हम सोना की यहाँ पे बात किए तो सोना की तन्यता अधिक होती है, उसके बाद हम चांदी की तन्यता जो होती है वह सोना की अपेक्षा कम होते हैं। तो इस यहाँ से हमने क्या देखा कि सर्वाधिक तन्यता वाले धातु क्या कौन से हैं? सोना। अगर सोना विकल्प में नहीं है तो आप चांदी में जा सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जिसकी तन्यता अधिक होगी वह धातु उतना ही आघात वर्धनीय होगा, मतलब वह उतना आघात को सह सकता है। तो अगर सबसे ज़्यादा तन्यता पूछे या सबसे ज़्यादा जो है आघात वर्धनीयता पूछे तो दोनों में हमारा आंसर जो है वह क्या होगा? सोना होगा। यानी कि सर्वाधिक तन्यता वाला धातु भी सोना है और सर्वाधिक आघात वर्धनीयता वाला धातु भी हमारा सोना ही है। और 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है वह है द्रवणांक एवं क्वथनांक। नेक्स्ट धातु के क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज नंबर 5 कि धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक जो होते हैं वह उच्च होते हैं। धातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है। धातुएं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन इसमें से अपवाद हमारा है और वह अपवाद है हमारा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक जो है वो निम्न होते हैं और काफ़ी कम ताप पर, काफ़ी कम टेम्परेचर पर यह पिघल जाते हैं। तो यह हमारा अपवाद है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वह है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। सभी धातुएं जो हैं 6 नंबर,
सभी धातु लगभग, सॉरी यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं प्रायः क्या होते हैं? ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। याद रखिएगा यहाँ से कि धातुएं जो होते हैं वह ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ हमारा अपवाद है। वह अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वह एक अधातु है, लेकिन यह जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का, सॉरी, वह अधातु नहीं होते हुए भी, ग्रेफाइट धातु नहीं होते हुए भी वह विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो यह हमारा अपवाद रखिएगा। पूछे जाते प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत के सुचालक होते हैं, तो वह हमारा ग्रेफाइट है। ठीक है, अगर हम इसमें से पूछे जाए प्रश्न कि सर्वाधिक विद्युत चालकता, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाले तत्व, या फिर इसी को हम लोग धातु भी कर सकते हैं, तो वह हमारा होगा चांदी। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी है। और सबसे कम विद्युत चालकता वाला जो तत्व है वह हमारा शीशा है, यानी कि पीबी, जिसे कि हम लोग लैंड बोलते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी और सबसे कम विद्युत चालकता वाला तत्व जो है वह शीशा है। तो यह हमने छठे प्रॉपर्टीज को देखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि धातुओं में जो है वह विशेष प्रकार की चमक पाई जाती हैं। मत धातुएं जो हैं वह कैसे होते हैं? वह चमकीले होते हैं। ठीक है, धातुएं जो है वह कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। धातुएं चमकीले होते हैं, मतलब कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की जो सतह होती है वह होती है सफ़ेद, यह पूछे गए प्रश्न में। और कॉपर यानी कि तांबा की जो सतह होती है वह होती है लाल। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतह जो होती है वह सफ़ेद होती है, और कॉपर यानी कि तांबा की सतह जो होती है वह क्या होती है? लाल होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन बातों को याद रखिएगा। एक सेकेंड, ज़रा मार्कर में इंक खत्म हो गई है, तो मैं ज़रा इसे भर लेता हूँ। आप एक सेकेंड वेट करें। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसके प्रॉपर्टीज की। धातुएं जो होते हैं वह कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। और एल्युमिनियम मैग्नीशियम की सतह जो है वह सफ़ेद होती है। कॉपर
जिससे कि तांबे की सतह वह कैसे होती है, लाल होती है। अब इसमें भी अपवाद है और वह अपवाद को आपको याद रखना है। अपवाद क्या है हमारा, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट भी अधातु है और आयोडीन भी अधातु है, लेकिन अधातु होने के बावजूद ग्रेफाइट भी हम लोग जानते हैं कि यह क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी कि इसमें चमक पाए जाते हैं। और आयोडीन भी जो है वह क्या से होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी कि इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं। इसकी विशेष तुलना हम जब अंतर को पढ़ेंगे, धातु और अधातु में अंतर, तब इस सारी चीज़ों को हम एक टेबल में सजाएंगे और उसके जरिए आपको इस चीज़ को समझना काफ़ी आसान होगा। तो हमने देखा चमक के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, शायद 8वां प्रॉपर्टीज की चर्चा हम लोग करेंगे। 8वां जो प्रॉपर्टीज है वह क्या है कि सभी धातुएं जो होते हैं प्रायः कठोर होते हैं। सभी धातुएं प्रायः कठोर होते हैं। सभी धातुएं कैसे होते हैं, प्रायः कठोर होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी धातुओं की जो कठोरता होती है वह एक समान नहीं होती है। सभी धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। इसके एक अपवाद हम लेते हैं, या इसी को आप लोग नोट में याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम हम लोग क्या जानते हैं कि धातु हैं, लेकिन यह एक मुलायम धातु होते हैं और यह इतना मुलायम होते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को जो है हम चाकू से काटा जा सकता है। यह भी बहुत VVI है, बहुत बार प्रश्न ये पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किसे चाकू, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। BPSC 60वीं 62वीं में भी पूछे गए थे। तो सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को जो है वह चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि यह मुलायम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं 9 नंबर की, तो सभी धातुएं जो है वह प्रायः ठोस होते हैं। सभी धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। सभी धातुएं प्रायः क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर हम इसके अपवाद की बात करें तो पारा, जिसे कि हम लोग Hg या मरकरी कहते हैं, यह जो है धातु होते हुए भी यह किस अवस्था में पाया जाता है, तो यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से धातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो वह पारा। लेकिन अगर अधातु पूछेगा तो वह हमारा ब्रोमीन होगा। तो अधातु की चर्चा हम लोग अधातु में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा इनके धातुओं के सभी भौतिक गुणों के बारे में। तो एक बार से हम फिर इसे रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हम देखे थे कि क्या देखे थे कि सभी धातुओं के जो है, पहला प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे भौतिक गुणों में, कि सभी धातुओं में जो है उनके बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 एवं 3 होते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि सभी धातु जो होते हैं वह विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं,
क्यों विद्युत धनात्मक होते हैं? क्योंकि वह अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकते हैं, यानी कि दूसरे को दे सकते हैं। तीसरा हमने क्या देखा कि सभी धातुएं जो होते हैं वह आघात वर्धनीयता होते हैं, मतलब कि उसे अगर पीटा जाए तो वह चदरे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि धातुएं जो है प्रायः तन्य होते हैं, यानी कि तन्य का मतलब होता है कि उसे हम खींच करके एक तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसमें हमने देखा कि सर्वाधिक तन्यता वाली जो धातु है वह हमारा सोना है, और 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। सोने के बाद जो तन्यता आती है वह चांदी की आती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि सभी धातुएं जो होते हैं वह ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह ऊष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन यह धातु नहीं है, यह क्या है? अधातु है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि सभी धातुओं में जो एक विशेष प्रकार की चमक पाए जाते हैं, लेकिन आयोडीन जो है वह अधातु है, फिर भी इसमें जो है चमक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि सभी धातुएं जो हैं वह प्रायः कठोर होते हैं, और सोडियम पोटेशियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि यह कठोर नहीं होते हैं, यह मुलायम होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हमने देखा बारी बारी से, इनके गुणों के बारे में। आप सभी PDF के माध्यम से भी इसे रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके धातु के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम धातु के बारे में जानेंगे, और फिर दोनों को हम तुलना करके देखेंगे कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।